हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जो पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे धातु एवं अधातु, जिसे हम इंग्लिश में मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर कहते हैं, या क्लास 10th का जो है सबसे बड़ी चैप्टर है। जो हम आज के वीडियो में रासायनिक बंधन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक बंधन होता क्या है और यह कितने प्रकार का होता है और कैसे इसका निर्माण होता है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। कह रहा है कि रासायनिक बंधन, पहले इसके डिफिनेशन के बारे में जानिए कि रासायनिक बंधन क्या है। तो किसी भी अणु में परमाणु जिस बल के द्वारा बंधे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। किसी भी अणु में परमाणु जिस बंधन के द्वारा बंधे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन के दो प्रकार है। रासायनिक बंधन पूछेगा कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। पहला है आयनिक बंधन और दूसरा है सहसंयोजी बंधन। पहला है आयनिक बंधन और दूसरा है सहसंयोजी बंधन। तो पहला देखते हैं कि आयनिक बंधन किसे कहते हैं और यह होता क्या है। तो जब कभी भी दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, स्थानांतरण मान होता है लेन देन से, जिस बंधन का निर्माण होता है उसे हम आयनिक बंधन कहते हैं। यहाँ जैसे कि इसमें क्या होगा कि एक होगा धातु और एक होगा अधातु। धातु हमेशा जो है, धातु की जो विशेषताएं पढ़े थे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में देखे थे कि धातु जो है इलेक्ट्रॉन को दान करता है, वो ग्रहण नहीं करता, और अधातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इसमें एग्जाम्पल लिए हैं सोडियम और आयनिक बंधन का एक विशेषता है जो अभी बताए हैं कि आयनिक बंधन धातु और अधातु के बीच में बनता है ना। अब दूसरा सहसंयोजी बंधन किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक परमाणु, जब दो या दो से अधिक परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, साझेदारी माने कह सकते हैं पार्टनरशिप से, जिस बंधन का निर्माण होता है उस बंधन को हम सहसंयोजी बंधन कहते हैं, है ना। नोट ध्यान देने वाला बात क्या है कि सहसंयोजी बंधन हमेशा दो अधातु के बीच में होता है, क्योंकि अधातु की जो है गुण है कि अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब देखने वाले हैं आयनिक यौगिक के गुण धर्म को लिखिए, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि आयनिक यौगिक के गुण धर्म को आप लिखिए, है ना। तो आयनिक यौगिक के जितने भी गुण धर्म है उसी के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। पहला जो गुण धर्म है आयनिक यौगिक का, भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति कैसा है आयनिक गुण का, आयनिक यौगिक का? तो धन आयन और ऋण आयन के बीच लगने वाला बल काफी मजबूत होता है। यह हम पीछे भी बता चुके हैं कि आयनिक यौगिक में जो है धन आयन और ऋण आयन के बीच में जो बॉन्ड का निर्माण होता है वो काफी मजबूत होता है। दूसरा है गलनांक एवं कथनांक उच्च होता है। गलनांक एवं कथनांक जो है आयनिक यौगिक का बहुत ही उच्च होता है। क्यों होता है? तो मजबूत आकर्षण बल होने के कारण इसके बंधन को तोड़ने में काफी ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है, इसीलिए इसे हम आयनिक यौगिक का गलनांक एवं कथनांक कह सकते हैं कि उच्च होता है। नोट ध्यान देने वाला बात क्या है कि सबसे अधिक गलनांक एवं कथनांक जो है कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। यह जो है बहुत ही इसका जो है काफी ज्यादा जो है गलनांक एवं कथनांक होता है, करीब करीब 3000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह जो है भंगुर होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। हथौड़ी से मारिएगा तो टूट जाएगा। पत्थर जो होता है वो ज्यादा जो आप हीट कर दीजिएगा तो फूटेगा नहीं वो, लेकिन अगर आप पत्थर से मार दीजिएगा या हथौड़ी से मार दीजिएगा तो वो अगर गर्म है पत्थर तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तीसरा है विशेषताएं आयनिक यौगिक का कि घुलनशीलता। ये प्रायः जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल, केरोसिन तेल, बेंजीन जो कार्बनिक घोलक होते हैं उसमें यह क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। चौथा विशेषताएं है आयनिक यौगिक का कि विद्युत चालकता। तो आयनिक यौगिक प्रायः विद्युत के चालक होते हैं या विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक यौगिक जैसे NaCl, NaCl को आप पानी में घोल करके, अगर पहले देखते थे जनरेटर का लाइन आता था तो उसमें जो डाल देते थे अर्थिंग में, उसका करंट जो है बढ़ जाता था, क्योंकि NaCl में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसके कारण जो है उसमें विद्युत चालकता जो है अधिक पाई जाती है, लेकिन चीनी का घोल में जो है विद्युत चालकता नहीं पाई जाती है। इसके बाद जो हम वही क्वेश्चन देखने वाले हैं कि NaCl की घोलक से जो है विद्युत चालकता अधिक हो जाती है, लेकिन चीनी के घोलक से क्यों नहीं होती है, उसके बारे में देखेंगे। आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं जो अभी बता चुके हैं। अभी देखने वाले हैं सहसंयोजी बंधन के बारे में। सहसंयोजी बंधन के जो है 3 प्रकार होते हैं। जो पहला है एकल सहसंयोजी बंधन, दूसरा को हम द्वितीय सहसंयोजी बंधन कहते हैं और तीसरा को त्रिक सहसंयोजी बंधन के नाम से जानते हैं। तो पहला देखते हैं कि एकल सहसंयोजी बंधन किसे कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो अब बताइएगा कि जब दो परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जिस बंधन का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? एकल सहसंयोजी बंधन कहते हैं। जैसे देखिएगा
कि एक एक जो है बॉन्ड का निर्माण होता है CH4 के साथ। अभी देखिए कि कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है 6 होता है। हम जानते हैं कि प्रथम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 2 और द्वितीय कक्षक में भरना चाहिए 8, है ना। लेकिन कार्बन के पास 6 है, तो प्रथम में तो 2 भर जाएगा आराम से, और द्वितीय में भरने के लिए इसको 8 चाहिए, लेकिन ये जो 2 भर गया 6 में से, तो बचा है इसके पास कितना 4, और 4 और आवश्यकता होगा कार्बन को, है ना। लेकिन है इसके पास नहीं है, ये 4 जो है इसके पास है, और 4 की आवश्यकता इसको और होगा। ये जो हाइड्रोजन जो 4 दिया गया है, तो हाइड्रोजन के पास होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, और प्रथम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरता है 2, इसके पास 1 ही है। हाइड्रोजन को जो है 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यहाँ कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसमें 4 गो हाइड्रोजन है, तो चारों हाइड्रोजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो कार्बन के साथ क्या करेगा, सहसंयोजी बंधन का निर्माण करेगा। जैसे देखिए यह कार्बन है और हाइड्रोजन 4 दिया गया है, तो कार्बन का जो है अंतिम कक्षक में जो है 4 इलेक्ट्रॉन पाई जाती हैं, और हाइड्रोजन के जो है 1-1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अब हाइड्रोजन के साथ जो है कार्बन चारों हाइड्रोजन से बॉन्ड का शेयरिंग करेगा। अब जो है देखिए कि कार्बन का 2, 4, 6 और 2 8 पुर गया, हाइड्रोजन को भी जो है 2 पुर गया, 2 पुर गया, 2 पुर गया और 2 पुर गया, और कार्बन को भी जो है 8 पुर गया। अब जो है इस बंधन को हम क्या कहते हैं, एकल सहसंयोजी बंधन के नाम से जानते हैं। दूसरा है द्वि सहसंयोजी बंधन किसे कहते हैं, तो जब 2 परमाणु के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो उसे हम द्वितीय सहसंयोजन बंधन कहते हैं। जैसे देखिए अगर मान लीजिए O2 लेते हैं, है ना, तो O2, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है 8 होता है, और प्रथम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 2 भरा जाता है, और द्वितीय कक्षक में 8। हाइड्रोजन का 8 है इसके पास, तो 2 एक तो भर जाएगा प्रथम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षक में भरने के लिए इसको 8 चाहिए, लेकिन इसके पास 2 भर चुका पहले, तो इसके पास 6 है। अब जो है यह चाहेगा कि 2 कहीं से मिल जाए, है ना, तो 2 मिल जाए, और 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों ऑक्सीजन चाहेगा कि 2-2 मिल जाए, है ना। तो यह ऑक्सीजन जो है दोनों आपस में क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। मान लीजिए यह 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, अब गिनिए तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 पुर रहा है ना, इसके पास भी 7 पुर रहा है। अगर मान लीजिए 1-1 इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग किया यह, तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, यह ऑक्सीजन को भी 8 मिल गया, और 2, 4, 5, 6, 7, 8, और ये ऑक्सीजन को भी जो है 8 पूरा हो गया। तो यह जो बॉन्ड का निर्माण हुआ इसे हम क्या कहते हैं, द्वि सहसंयोजी बंधन कहते हैं। तीसरा है त्रिक सहसंयोजी बंधन किसे कहते हैं, तो जब 2 परमाणु के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिक सहसंयोजी बंधन कहते हैं। मान लीजिए कि 2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, और प्रथम कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 2। अब 7 में से 2 भर गया, तो इसके पास कितना बचा 5। अब यह नाइट्रोजन चाहेगा कि कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन जो है मिल जाए, तो 2 नाइट्रोजन है, तो दोनों नाइट्रोजन चाहेगा कि 3-3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, है ना। अब बाह्यतम कक्षा में 5 पाया जाता है, तो 3-3 चाहेगा, तो 3-3 बॉन्ड का अगर शेयरिंग कर ले यह दोनों आपस में, तो 3-3 की पूर्ति हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जो है दोनों नाइट्रोजन को जो है 8-8 हो जाएगा, है ना। ऐसे बंधन को जो हम क्या कहते हैं, त्रिक सहसंयोजी बंधन के नाम से जानते हैं। अभी देखने वाले हैं कि आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिकों में क्या चीज की अंतर है। अगला क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक में अंतर को लिखें। तो इनमें जो है बहुत सारी अंतर है जो नीचे दिया गया है। पहला अंतर देखते हैं आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक में, कि यह आयनिक यौगिक जो होता है यह धातु और अधातु के संयोग से बनता है, जबकि सहसंयोजी यौगिक जो है यह 2 अधातुओं के संयोग से बनता है। दूसरा अंतर है दोनों में कि आयनिक यौगिक कह रहा है कि इसका द्रव्यमान एवं कथनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक हम बताए थे कि द्रव्यमान और कथनांक उच्च होता है जब इसकी विशेषता पढ़ा रहे थे। और सहसंयोजी यौगिक जो है इसका द्रव्यमान और कथनांक निम्न होता है। आयनिक यौगिक का यह जल में विलय होता है। आयनिक यौगिक जो भी होते हैं यह जल में विलय होते हैं, और सहसंयोजी यौगिक जो है यह जल में अविलय होते हैं। आयनिक यौगिक जो है यह कार्बनिक विलायक में अविलय होते हैं। कार्बनिक विलायक उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए केरोसिन तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, बेंजीन है, ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है। उसमें यह क्या होते हैं, अविलय होते हैं, जबकि सहसंयोजी यौगिक जो है कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं। आयनिक यौगिक जो है एक प्लस और एक माइनस के संयोग से बनता है, यानी कह सकते हैं कि धातु और धातु के संयोग से बनता है। इसीलिए यह जो है क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री पाया जाता है, इसीलिए यह जो है विद्युत का चालन करता है, जबकि सहसंयोजी यौगिक जो है यह विद्युत का कुचालक होता है।
कभी भी विद्युत का चालन करने के लिए जो शर्तें होती है उसमें फ्री यानी कि मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए जो आयनिक यौगिक में होती है, जबकि सहसंयोजी यौगिक में नहीं होते। वही लिखा गया है कि विद्युत चालन करने के लिए मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए जो आयनिक यौगिक में होती है लेकिन सहसंयोजी यौगिक में नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।